ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस इज प्रिंसिपली ए मिक्सचर्स ऑफ डैश एंड डैश along विथ अदर गैसेस। मतलब बायोगैस मुख्यतः अन्य गैसों के साथ साथ, तो जो बायोगैस होती है उसमें मैक्सिमम मात्रा में मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसें ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा उसमें पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा मिश्रण होता है। तो तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो होता है एक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई, सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन एंड इसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंट्रोल रोड्स आर मेड ऑफ डैश टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ फ्यूजन इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो कंट्रोल रोड होती है वो किसकी बनी होती है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग रेगुलेट सप्लाई के लिए यूज करते हैं फ्यूजन में, जो हम लोगों की कंट्रोल रोड होती है वो हम लोगों की कैडमियम की बनी होती है, कैडमियम की। एंड जो मॉडरेट के लिए यूज करते हैं वो हम लोगों की ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल रोड जो होती है वो कैडमियम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इंडक्शन मोटर कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी ऑन स्टार्टअप बट ऑपरेट्स एट हाई इफिशिएंसी व्हाइल रनिंग एट फुल लोड करंट। तो जो फुल लोड करंट पे अगर मैक्सिमम दक्षता पे कार्य करेगी, फुल लोड पर चलने वाली, एंड बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करती है स्टार्टिंग में, तो वो ऐसी कौन सी मोटर होती है? वो होती है हम लोगों की स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। ठीक है दोस्तों, इसमें स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर होती है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में एनर्जी ख़त्म होती है एंड इफ़िशियंसी जब फुल लोड पर चलती है तो ये हाई इफ़िशियंसी के साथ चलती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि इन द गिवन प्लेसेस वेयर विल यू नॉट यूज डिमिंग सिस्टम फॉर लाइट्स। मतलब दिए गए स्थानों में से आप रोशनी के लिए डिमिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ नहीं करेंगे? तो लिविंग रूम मतलब रहने वाले कक्ष में, वहाँ पे हम लोग कम रोशनी में भी काम चला दें, वहाँ पे उसकी जो ल्यूमिनेंस होती है वो काफ़ी कम होती है। एंड थिएटर्स में भी तो काफ़ी कम होती है, एंड ऑडिटोरियम भी होते हैं वहाँ पे भी कम चल सकते हैं। लेकिन जो स्टेडियम होता है, खेलने वाला स्थान होता है, वहाँ पे हम लोग डिमिंग सिस्टम फॉर लाइट्स यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स कोजाइन लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, द illumination at any point on a surface is proportional to the cosine of the angle between। तो चूंकि जो लैम्बर्ट कोजाइन लॉ होता है वो मतलब किसी सतह पर रोशनी के बीच के कोज्या के अनुपाती होता है। किसके? कि चूंकि जो उस बिंदु पर समान और चमकदार प्रवाह की जो दिशा होती है उस दिशा में, तो मतलब इसमें क्या दिया है कि नॉर्मल एट दैट पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनेक्स फ्लक्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस बिंदु प्रवाह की दिशा के बीच के कोज्या के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस यूटिलाइजेशन फैक्टर और कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। तो ये कुछ दोस्तों, ये क्वेश्चन रटने वाले हैं तो इनको हम लोग याद करेंगे, क्योंकि यूटिलाइजेशन जो फैक्टर होता है वो हम लोगों का होता है क्या? यूटिलाइजेशन फैक्टर जो हम लोगों का होता है वो होता है कि ल्यूमन रिसीविंग ऑन द वर्क, मतलब वर्किंग प्लेस पे कितने ल्यूमन रिसीव करता है उसका ल्यूमन रिसीव ऑन द वर्किंग प्लेन बटे ल्यूमन इमिटेड बाई लैम्प, मतलब जो लैम्प है वो कितना ल्यूमन इमिट कर रही है उसका रेशियो होता है। उससे पता चलता है यूटिलाइजेशन फैक्टर की हम लोग कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, उस हिसाब का फैक्टर हम लोगों को निकलता है। तो ये हम लोगों को रखने वाला क्वेश्चन है कि यूटिलाइजेशन फैक्टर या कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन जो होता है वो होता है ल्यूमेंस रिसीव्ड ऑन द वर्किंग प्लेन अपॉन ल्यूमेंस इमिटेड बाई द लैम्प। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गैसियस डिस्चार्ज टेक्स प्लेस इन, मतलब गैसियस डिस्चार्ज जो लैंप होती है वो कौन सी लैंप वहन करती है? तो चूंकि एलईडी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये नहीं होता है। एंड हेलोजन लैंप जो होती है वो भी नहीं होती है। एंड इनकंडेंसेंट लैंप, इसमें तो निर्वात ही इसे ये निर्वात पे ही यूज होता है, इसके अंदर तो कोई गैसियस डिस्चार्ज काम नहीं करता। बचा एक फ्लोरेसेंट लैंप। तो जो फ्लोरेसेंट लैंप होती है गैसियस डिस्चार्ज लैंप होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स डबल्स व्हाट इफेक्ट डज इट्स हैव ए इल्यूमिनेशन। अगर हम लोग यदि स्रोत की दूरी को दुगनी कर दें तो प्रदीप्त तो उसका क्या प्रभाव, चूँकि प्रदीप्त की जो इल्यूमिनेशन होता है वो इल्यूमिनेशन होता है जो वो इस प्रोपोर्शनल टू होता है दूरी के स्क्वायर के। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है तो उसमें डी स्क्वायर जो दूरी होती है वो उसके स्क्वायर के रूप में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग दूरी को दुगना कर देंगे तो जो इल्यूमिनेशन हो जाएगा वो हम लोगों का डी स्क्वायर है, तो इसका मतलब दुगना कर देंगे तो 4 टाइम कम हो जाएगा। तो इल्यूमिनेशन जो है वो 1/4 कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रदीप्ति 1/4 कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल बिटवीन 0 पॉइंट्स ऑफ AC क्वांटिटीज इज कॉल्ड। तो जो 0 पॉइंट्स AC क्वांटिटी के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। जो दो क्वांटिटी होती हैं AC की, जैसे वोल्टेज एंड करंट हो गया, उनके बीच में जो हम लोग एंगल निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। की इतने फेज डिफरेंस में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है द अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इन योर हाउसेस इन इंडिया इज। इस समय हम लोगों की जो इंडिया में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत धारा के जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द पार्टिकुलर वेव फ्रॉम आर कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में और बताया है, तो जो एक ट्रिक होती है रफ की MRP, इसको आप लोग याद रखेंगे तो फॉर्म फैक्टर एंड पी फैक्टर का जो रेशियो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि यहाँ से फॉर्म फैक्टर का रेशियो हम लोग क्या निकालेंगे? फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आर से हो जाता है RMS वैल्यू एंड ए से हो जाता है एवरेज वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू एंड MRP से क्या होता है? पी से हो जाता है पीक फैक्टर या क्रीस्ट फैक्टर, उसको हम लोग पी फैक्टर या क्रीस्ट फैक्टर बोलते हैं। पीक फैक्टर बराबर हो जाता है एम से हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू बटे आर से होता है RMS वैल्यू। ये एक छोटी सी ट्रिक है रफ की MRP। तो इससे यहाँ पे वही क्या बोल रहा है कि RMS बटे एवरेज, तो क्या हो जाएगा? फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर इम्पीडेंस। क्योंकि इम्पीडेंस बराबर क्या होता है? इम्पीडेंस बराबर हम लोगों का होता है जेड बराबर, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें XL रहेगा, अगर इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें XL एंड XC रहेगा। इंडक्टिव कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव सर्किट है तो उसमें इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर तीनों चीज़ें रहेंगी। जब यहाँ पे इंडक्टिव अकेले के लिए दिया है तो चूँकि होता है अंडर रूल के अंदर होता है R² प्लस XL²। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉयल हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 0.04 हेनरी। इंडक्टेंस मतलब एल का मान दिया हुआ, एल बराबर दिया है 0.04 हेनरी एंड एफ बराबर दिया है 50 हर्ट्ज, कनेक्टेड अक्रॉस 50 हर्ट्ज AC सप्लाई एंड कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है? XL। XL बराबर हम लोगों का क्या होता है? XL बराबर हम लोगों का होता है 2πfl। ठीक है दोस्तों, तो XL बराबर 2πfl होता है। तो यहाँ पे हम लोग L का मान दिया, F का मान दिया है, तो XL बराबर हम लोग निकाल लेंगे 2 इंटू पाई का मान होता है 3.14 इंटू F का मान दिया है 50 हर्ट्ज इंटू L का मान है 0.04। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो XL बराबर हम लोगों का आ जाएगा 12.56 ओम। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका हम लोगों का आ जाएगा 12.56 ओम। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रोटेशन स्पीड ऑफ ए शाफ्ट और डिस्क। मतलब किसी भी शाफ्ट या डिस्क की जो रोटेशन स्पीड होती है उसको हम लोग किसका उपयोग करके मापते हैं? तो देखो, एनर्जी मीटर से तो हम लोग एनर्जी मापते हैं, फ्रिक्वेंसी मीटर से फ्रिक्वेंसी एंड वाट मीटर से पावर मापते हैं। बचा क्या? टैकोमीटर। तो टैकोमीटर जो होता है उसको हम लोग किसी भी रोटेशन शाफ्ट हो या डिस्क हो उसके साथ में एक घिरनी रहती है, उसको हम लोग उसी शाफ्ट के साथ सटा के लगा देते हैं।
इस तरह का एक पहिया घिरनी लगी होती है उस पर टैकोमीटर पे, इस तरह से होता है। एंड यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है। तो इस तरह की ये जो शाफ्ट होती है, इसको हम लोग किसी भी शाफ्ट में साथ में जोड़ देते हैं, तो इससे यहाँ पे इसकी आरपीएम हम लोगों को पता चल जाती है कि कितनी आरपीएम से वो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मल्टीमीटर हैज़ टू प्रोब्स कनेक्टेड टू इट फॉर मेजरिंग वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ द कलर ऑफ टू प्रोब्स? मतलब एक बहुमापी वोल्टेज, करंट एंड प्रतिरोध को मापने के लिए इसमें जो जुड़े दो वायर होते हैं, उनमें से उनका कलर क्या होता है? जब दो वायर होते हैं तो उनमें से मोस्टली मैक्सिमम कंडीशंस में ब्लैक एंड रेड कलर होता है, रेड एंड ब्लैक। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन एंड ब्लैक नहीं होगा, ग्रीन हम लोग अर्थ के लिए यूज करते हैं, ब्लू एंड येलो तो यूज नहीं होता है, टू फेजेस हो जाते हैं अलग से। एंड येलो एंड वाइट, वाइट तो कलर वैसे कोई आता नहीं वैसे भी, तो उसको भी हम अर्थ में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ ब्लैक एंड रेड जो होता है ये मोस्टली कलर यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें दो लीड होती है ब्लैक एंड कलर की। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है टोंग टेस्टर आल्सो कॉल्ड, टोंग टेस्टर होता है, इसको हम लोग क्लैम्प मीटर भी बोलते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी जो किसी कंपनी में वर्क किया हो तो उन्होंने देखा होगा कि टोंग टेस्टर इस प्रकार का होता है, इसको हम लोग क्लैम्प मीटर भी बोलते हैं। इस तरह से एक शेप में बना होता है, इस तरह से। यहाँ पे एक डायल होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है उसको सेट करने के लिए। तो इस पे यहाँ पे एक सिलिकॉन स्टील की एक इस तरह से मैग्नेट की पत्तियाँ रहती हैं, तो ये इसको दबाने से ये खुल जाता है। तो इसको हम लोग खोल के किसी भी लीड के अक्रॉस इसको खोल के डाल के इसके अक्रॉस ऐसे अगर लीड के इसको अक्रॉस कर देते हैं तो इससे हम लोगों को यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट पता चल जाती है। और ये जो हम लोगों का वर्क करता है ना क्लैम्प मीटर, टोंग टेस्टर, ये हम लोगों का म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका डायरेक्टली किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता है कि जब हम लोग कोई किसी भी कंडक्टर की करंट निकालने जाते हैं, पता करने जाते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्टली इसको खोल देते हैं, ये ऊपर को इसको इस तरह से खोल देते हैं और कंडक्टर के अंदर करके पता कर लेते हैं। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है हमारा जो टोंग टेस्टर होता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला, ए मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज एज बाई यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस शंट। तो जो एक मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर उसमें हम लोग लो रेजिस्टेंस का शंट लगा देंगे तो उसको हम लोग एज एक एमीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उसको हम लोग एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ गया? देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया वहीं पे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए टोंग टेस्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, और ये मैंने ऊपर बताया आपको कि टोंग टेस्टर किससे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द डैश इज द बैंड हैविंग द हाईएस्ट एक्यूप्ड एनर्जी। मतलब वह बैंड जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा व्याप्त होती है वो कौन सा होता है? तो जो कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मटेरियल का जो बैलेंस बैंड होता है वहाँ पे अधिकतम व्याप्त ऊर्जा होती है, क्योंकि बैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉनों को निकालना सबसे कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी बैंड। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये थे हरियाणा एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पीके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।